तो स्लाइडन और स्वान को सेल थ्योरी का श्रेय दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो, ठीक है। रूडोल्फ विर्चो एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया सन 1858 ईस्वी में सेल थ्योरी में कुछ बदलाव किया, ठीक है। सेल थ्योरी में परिवर्तन किया, जिसके थ्रू आज के समय में जो सेल थ्योरी चल रही है वो रूडोल्फ विर्चो के द्वारा बनाई गई ही सेल थ्योरी है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेल थ्योरी को सबसे पहले ड्यूट्रोचैट ने दिया, ठीक है, लेकिन इसका श्रेय उन्हें ना जा करके स्लाइडेन और स्वान को दिया जाता है। मतलब सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने सन 1858 ईस्वी में सेल थ्योरी में कुछ बदलाव किया और वर्तमान समय में वही सेल थ्योरी हमारे सामने रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट सेल थ्योरी दरअसल है क्या चीज़। सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक है। तो अब रूडोल्फ विर्चो के हिसाब से सेल थ्योरी क्या है? कह रहा है कि जो सभी प्राणी, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पे देखेंगे सभी प्राणी का क्या मतलब हो गया? सभी प्राणी का मतलब हो गया कि चाहे वो एनिमल हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है। चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। सब के सब किससे मिलकर बने होंगे? सेल से मिले होंगे, ठीक है। सेल से मिले होंगे, मतलब सेल से मिलके बने होंगे। मतलब क्या है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणी, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो चाहे जीवाणु हो, ठीक है, वो सब कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अर्थात जो कोशिका है वो जीवों के शरीर की, प्राणियों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें दूसरे पॉइंट को कवर करें तो यहाँ पे क्या है कि सभी प्राणियों की कोशिकाओं में होने वाला उपापचय लगभग एक समान होता है, ठीक है। लगभग एक समान होता है। क्या कहा मैंने फिर से कहा, क्या? फिर से देख लीजिए, सभी प्राणियों की कोशिकाओं में, जितनी भी प्राणियों की कोशिकाएं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है? वो एक समान होता है, ठीक है। तो ये भी एक सेल थ्योरी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अगले पॉइंट को, तो क्या बताता सेल थ्योरी? सेल थ्योरी बताता है कि कोई भी नई कोशिका जो बन रही है, ठीक है, कोई भी नई कोशिका जो बन रही है वो पहले से उपस्थित कोशिका से बन रही है। अर्थात वंश परंपरा चलती आ रही है, ठीक है। अर्थात वंश परंपरा चलती आ रही है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है नई कोशिका पहले से उपस्थित नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से निर्मित होती है, ठीक है। क्या कहा मैंने? फिर से फटाफट देख लीजिए, ये रहा आपका सेल थ्योरी, ठीक है,
क्या क्या कहा फिर से देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। ड्यूटरोचैट ने प्रस्तुत किया था, लेकिन उनको श्रेय नहीं दिया गया था। श्रेय किसको दिया गया? स्लाइडेन और स्वान को दिया गया था। फिर उसके बाद रूडोल्फ विर्चो आए 1858 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी में कुछ परिवर्तन किया। इनके हिसाब से वर्तमान समय का सेल थ्योरी चल रहा है क्या है? उनके हिसाब से सभी प्राणियों की कोशिकाएं, ठीक है, सभी प्राणियों का जो अरेंजमेंट है, शारीरिक संगठन है, किससे मिलकर हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। अर्थात जो कोशिका है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर उसके बाद कहा गया कि सभी प्राणियों की कोशिकाओं में होने वाला जो उपापचय है, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, जो लगातार टूटने और बनने वाली क्रियाएं हैं, वो लगभग सभी कोशिकाओं में समान होती हैं, कुछ अगर क्रियाओं को छोड़ दें तो, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है, ठीक है, नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है, ठीक है। और इसका विवरण ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है इसका विवरण रूडोल्फ विर्चो, ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है इसका विवरण रूडोल्फ विर्चो ने अपनी पुस्तक में दिया। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है सेल्यूलर पैथोलॉजी। रूडोल्फ विर्चो की पुस्तक का क्या नाम है? सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा कि नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है, अर्थात कोशिकाओं में वंश परंपरा पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी देखते हैं। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी देखते हैं, मतलब कोशिका सिद्धांत के अपवाद देखते हैं। फटाफट नोट डाउन करें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोशिका सिद्धांत होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया जो कोशिका सिद्धांत है, सभी जीव की जो शारीरिक संरचना होगी वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। कोशिका सिद्धांत है नई जो कोशिकाएं होंगी वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी होंगी, ठीक है। और सभी कोशिकाओं का जो उपापचयी क्रिया है वो एक जैसे होगा, ठीक है। तो मतलब जो कोशिकाएं या फिर जो जीव इसको फॉलो नहीं करेंगे, जो जीव सेल थियरी को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी जीव सेल थियरी को फॉलो नहीं करेंगे वही तो आएंगे इसमें सेल थियरी के एक्सेप्शन में, ठीक है। कौन कौन सा जीव आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा वायरस, ठीक है, वायरस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। अब बोलेंगे सर सेल थियरी जो है बैक्टीरिया पे तो लागू होती है। यस बॉस, तो बैक्टीरिया पे लागू हो सकती है, लेकिन 100% यहाँ पे सेल थ्योरी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो कुछ चीज़ें एब्सेंट हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सेल थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो जीवाणु आ गया। फिर उसके बाद आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नीली हरी शैवाल भी इन्हें बोलते हैं। इसे हम लोग जीवाणु, इसे हम लोग नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है कक्षा 11 में ही, जब हम लोग बैक्टीरिया वाला चैप्टर अर्थात किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे, जब हम लोगों को पढ़ना है वायरस क्या होता है, किंगडम मोनेरा के पहले पढ़ेंगे, ठीक है। वायरस क्या होता है, फिर बैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, सारा का सारा बैक्टीरिया प्रोसेस हमको पढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से हमको पता चला क्या सेल थ्योरी के एक्सेप्शन, ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अब फटाफट आगे बात करते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव के बारे में। एक कोशिकी और
एक कोश की और बहुकोश की जीव। चलिए समझते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, और हम सब जानते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग, लाइफ, ठीक है। मतलब जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, कोशिका है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एक कोश की, अर्थात यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेलुलर। दूसरा है मल्टी सेलुलर, ठीक है। यहाँ पे एक कोश की जीव है, आगे चल करके बहुकोश की जीव है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या क्या है, ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होंगे, ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बने होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एक कोश की जीव। एग्जाम्पल दैट, ये रहा एक कोशिका, ठीक है, ये रहा एक कोशिका, और इसी कोशिका में क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा जीव बना लिया, ठीक है। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कोश की जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में अगर आपको मैं बता दूं, तो अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, ठीक है, क्लमाइडोमोनास, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पूरे शरीर में केवल एक ही कोशिका है और इसी एक कोशिका में हर काम हो जाता है। मतलब कौन कौन से काम सर, आपने हर काम का नाम ले लिया। सबसे पहले क्या होगा, इसमें पोषक पदार्थों का इंजेशन किया जाएगा, अर्थात अंतर्ग्रहण किया जाएगा। तो इंजेशन ऑफ फूड, भोज पदार्थ को क्या किया जाएगा, अंदर ग्रहण किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण, ठीक है, पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी एक कोशिका में एक्सचेंजेस ऑफ गैस, O2 CO2 का यहाँ पे अदला बदली भी हो जाएगी इसी एक कोशिका से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो बनेंगे, यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे उनको भी शरीर से बाहर, एक ही कोशिका के शरीर की सतह से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन ऑफ फूड, नहीं, एसिमिलेशन ऑफ एक्सक्रेटरी मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे जो उत्सर्जी पदार्थ होगा उनको भी शरीर के सतह से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद एक प्रोसेस और भी हो जाएगी यहाँ पे, क्या, सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल्स, सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, बोलेंगे न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस हो जाएंगे, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बन जाएंगे। मतलब सब्सटेंस का मतलब पदार्थ, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे नए पदार्थ भी बन जाएंगे। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, मैंने कहा एक कोश की और बहुकोश की जीव, ठीक है। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होंगे उन्हें हम लोग एक कोश की या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल में लिखा मैंने अमीबा, पैरामीशियम, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, जियार्डिया, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। बहुत सारे जीव यहाँ पे एक कोश की जीव में आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा है जो एक कोश की जीव हैं इनकी एक कोशिका में ही सारी क्रियाएं हो जाती हैं। नंबर 1, भोजन का अंतर्ग्रहण, अर्थात पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण करना।
फिर उनका ऑक्सीकरण करना, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना जिससे ऊर्जा निकलेगी, श्वसन वाली प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान भी कोशिका की सतह से कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस या फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, ठीक है। इस तरीके से नए भोज्य पदार्थों का निर्माण भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नए तरीके के पदार्थ, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई प्रोटीन है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है, या फिर और भी बहुत सारे प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो इसी में जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है कई सारे, ठीक है, बहुत, और सेलुलर मतलब कोशिका, ठीक है, बहुत कोशिका, ठीक है। बहुत कोशिका का मतलब क्या है कि ऐसे जीव या ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हों, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हों, उन्हें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। अब ये जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो समूह में रहती हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं होती हैं वो समूह में रहती हैं, समूह में रह करके ये हैं कोशिका, देखिए यहाँ पे फटाफट, ये है कोशिका, समूह में रहेंगी तो ऊतक बनेगा, ऊतक रहेगा तो ऊतक तंत्र बनेगा, ठीक है, ऊतक तंत्र बनेगा, ठीक है। और ऊतक तंत्र से आगे चल करके अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से आगे चल करके पूरा का पूरा शरीर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव मतलब अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। अब यहाँ पे इनमें जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग रूप में रूपांतरित होती हैं, ठीक है। कोई न्यूरॉन सेल में रूपांतरित है, कोई हिपैटिक सेल में रूपांतरित है, कोई नेफ्रॉन में रूपांतरित है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं जो हैं अलग अलग रूप में रूपांतरित हैं और अलग अलग काम करती हैं। अर्थात इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन पाया जाता है इन कोशिकाओं में, और कोशिकाओं के मिलने से विशेष टाइप का ऊतक बनता है। और ये जो ऊतक तंत्र लिखा हुआ है, बोलेंगे सर ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए जितने भी पौधे हैं उनमें अंग ज़्यादातर नहीं पाए जाते, ठीक है, उसमें ऊतक तंत्र पाया जाता है, ठीक है, ऊतक तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐसी बात की जो पौधे और जंतु दोनों पे लागू होता है। क्या कहा मैंने, कोशिका है, कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से ऊतक तंत्र बन सकता है पौधों में, जंतुओं में यहाँ पे अंग बन जाता है, अंग तंत्र बनेगा, फिर पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। बोलेंगे सर इसके एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल खुद हो तुम, ह्यूमन, ठीक है, मंकी, फिर उसके बाद क्या होगा, हाइड्रा, पोरीफेरा, जितने भी, ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्या, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोशिका की आकृति एवं आकार, साइज एवं शेप, ठीक है, कोशिका की आकृति एवं आकार, साइज एवं शेप। यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। साइज एंड शेप, ठीक है, साइज एवं शेप, साइज एंड शेप, ठीक है। अब देखिए जो कोशिका हैं कई तरीके की हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, लंबवत हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, खटभुजाकार हो सकती हैं, कामा के आकार की हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब जो साइज है
वो क्या हो सकता है। देखिए मैंने कहा आकार की बात सबसे पहले मैंने सबसे पहले आकार की बात की, तो मैंने कहा कोशिका कई आकार की हो सकती है, जैसे गोलाकार हो सकती है, लंबवत हो सकती है, खटभुजाकार हो सकती है, धागे जैसी हो सकती है, कामा के आकार की हो सकती है, कई तरीके की हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग साइज की बात करें तो जो कोशिका है वो 0.1 म्यू माइक्रोन से लेकर के ये होती हैं 20 म्यू माइक्रोन तक, ठीक है। 20 म्यू माइक्रोन तक कोशिकाओं की जो साइज है वो हो सकती है। क्या कहा मैंने कहा जो कोशिका है वो 0.1 म्यू माइक्रोन से 20 म्यू माइक्रोन तक हो सकती है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब सबसे छोटी कोशिका, जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका एक देखी गई है, ठीक है, और उस कोशिका का नाम है स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल का जो नाम है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है और इस कोशिका का जो साइज है वो 0.1 म्यू है, ठीक है। कितना है भाई इसका साइज? 0.1 म्यू, मतलब जीवाणु का 1/10वां भाग, ठीक है। जीवाणु का 1/10वां भाग कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। जीवाणु का 1/10वां भाग है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल है। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दूसरा नाम बताइए इसका? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अर्थात इसे हम लोग PPLO भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? फिर से एक बार देख लीजिए। जो कोशिकाओं का साइज है वो 0.1 म्यू माइक्रोन से लेकर के 20 म्यू माइक्रोन तक हो सकता है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कितना साइज है? 0.1 म्यू, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का दूसरा नाम क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल, ठीक है। बिगेस्ट सेल की बात करेंगे। बिगेस्ट सेल, बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और इसका जो साइज है वो 170 मिलीमीटर है, ठीक है। इसका जो साइज है वो है 170 मिलीमीटर, ठीक है। 170 मिलीमीटर की है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट सेल, लंबी कोशिका। अभी तक की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन सेल, जिसे हम लोग नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है, ठीक है। 1 मीटर तक होती है। किसकी लंबाई? न्यूरॉन सेल की, नर्व सेल की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोशिका के टाइप की, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों का, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में हम लोग प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।